मैं डॉक्टर एम.एल. वर्मा, गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। मैं आज आप लोगों के सामने बीएससी फाइनल पेपर 2 यूनिट 1 के टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड क्या होता है। इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि यदि किसी पदार्थ को यदि हम ऊष्मा दें तो ऊष्मा देने पर जो है उस पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है। और उसके लिए जो इक्वेशन है कि dq इज इक्वल टू mc इंटू dt, जहाँ पर m जो है उसका मास है, c जो है उस पदार्थ का स्पेसिफिक हीट है, dq जो है वह दी गई ऊष्मा है और dt जो है उसके ताप में वृद्धि है या ताप में परिवर्तन है। यदि मान लो जाए m इज इक्वल टू 1 हो, अर्थात उसका द्रव्यमान एकांक हो, यूनिट हो, और dt इज इक्वल टू 1 डिग्री हो, अर्थात उसके ताप में परिवर्तन जो है वह 1 डिग्री हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर dq जो है इज इक्वल टू c, अर्थात स्पेसिफिक हीट c जो है वह उस ऊष्मा की मात्रा के बराबर है जब हम उसके पदार्थ के द्रव्यमान को एकांक लेते हुए उसके ताप में एक वृद्धि करें। किस प्रकार से हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं? यदि किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है इकाई ले और उसमें ताप में इकाई वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। तो इसके लिए अब यदि हम उसको ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने के दो तरीके हैं। पहला, यदि हम उसके दाब को रखते हैं नियत, या उसके दूसरा हम लोग जो है उसके आयतन को रखते हैं नियत। यदि हम दाब को नियत रखते हैं तो उसके लिए C का मान जो होगा वह Cp होगा, और यदि हम उसके जो है दाब को नियत रखते हैं तो वह कहलाता है, आयतन करते हैं, उसका आता है Cv। तो Cp जो है फॉर कांस्टेंट प्रेशर और Cv जो है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यदि हम जो है ऊष्मा गति के प्रथम नियम को देखें तो कहता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। dq जो है दी गई ऊष्मा जो है, du जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, p प्रेशर, और dv जो है उसमें आयतन में परिवर्तन, या इसको बोलते हैं वर्क डन। तो यदि हम यहाँ पर जो है dq जो है इस फॉर्म में यहाँ पे रखें तो हमको जो है यहाँ पर दो इक्वेशन मिलेगा, एक जो है Cp के लिए और एक जो मिलेगा अपने को Cv के लिए। यहाँ पर देखें तो यहाँ Cp जो होगा इज इक्वल टू dq अपॉन dt, और इस फॉर्म में यहाँ पर देखें तो Cq जो है Cp के लिए यहाँ पर दिस इज du अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस p इंटू dv अपॉन dt। और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यदि dq अपॉन dt निकाले तो दिस इज इक्वल टू du अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस ये जो है dv जो है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अपने को ये फॉर्मूला मिलेगा, Cp के लिए इतना, Cv के लिए इतना। अब यहाँ पर जो है यदि हम सॉलिड के लिए देखते हैं तो सॉलिड में क्या होता है कि Cp और Cv के मान जो है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसलिए जब हम सॉलिड का अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ पर जो है केवल Cv कर लेते हैं और Cv जो है इक्वल टू जो है du अपॉन dt निकालते हैं। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम जो है किसी सॉलिड के लिए जो है हम Cv का मान निकालते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Cv, स्पेसिफिक हीट पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्पेसिफिक हीट का ताप का प्रभाव जानने में देखते हैं कि प्रत्येक अलग अलग पदार्थ जो होता है उसका स्पेसिफिक हीट जो है अलग अलग होता है और ताप के साथ उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। इसके लिए यदि हम एक ग्राफ खींचे, इस ग्राफ में हम जो है Cv की वैल्यू जहाँ पे R, 2R, 3R दिया है, और टेम्परेचर यदि हम केल्विन में 100, 200, 300, 400, 500, और इस एक्सपेरिमेंट को हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ बातें हमको समझ आती है। पहला बात ये समझ आती है कि यदि प्रत्येक ताप पर देखें तो यहाँ पर जो है जैसे हम यहाँ पर देखें प्रत्येक जो पदार्थ है 1, 2, 3 जो लिए हैं उसमें प्रत्येक पदार्थ का Cv का मान जो है वह लगभग कमरे के ताप या कमरे के ताप के ऊपर जो है वह जो है कांस्टेंट हो जाता है। तो Cv इज कांस्टेंट एवं रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से ऊपर में। दूसरा, जो Cv का जो मान है लोअर टेम्परेचर पर जो है, तो Cv जो है इसका मान देखिए यहाँ पर लोअर तरफ जाए, इधर इधर इस ग्राफ में भी, इस ग्राफ पे, इस ग्राफ पे, तो Cv का मान जो है वह ताप कम होने पर जो है घटने लगता है। इट मीन Cv डिक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ताप के मान को हम कम करें, ताप के मान कम करने पर जो है Cv का मान जो है घटते जाता है। तीसरा, ये देखें कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यहाँ पर जो है 0 केल्विन पर जो है Cv का मान जो है वह 0 हो जाता है। और चौथा, यहाँ पर जो है
जो जिस ताप पर Cv का मान जो है उच्चतम होता है या कांस्टेंट होता है, वह जो है अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। इट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। और पांचवा, यहाँ पर जो ग्राफ जो दिखाया गया है, जो डिग्रीज होता है, इस डिग्रीज ग्राफ जो है उसके लिए ये जो है अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। ये देखा गया है कि यदि हम जो है इंसुलेटर लें, कुचालक लें, तो कुचालक के लिए जो Cv जो होता है वह जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Tq, और यदि हम जो है चालक लें तो उसके लिए Cv जो होता है प्रोपोर्शनल टू T होता है। इस प्रकार से ताप के साथ जो है Cv का जो वेरिएशन है उस ग्राफ समझाते हैं। अब इस वेरिएशन को जो है एक्सप्लेन करने के लिए जो है डिफरेंट जो है थ्योरी दिए गए हैं। उस थ्योरी में पहला थ्योरी जो है वह डुलांग-पेटिट है, दूसरा जो है आइंस्टीन है, तीसरा जो है डिवाई, तीसरा था डिवाई मॉडल। तो उसमें पहला जो है क्लासिकल थ्योरी या उसी बोलते हैं डुलांग-पेटिट लॉ ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले ये जो थ्योरी, ये जो नियम है वह क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड है। इसके लिए कुछ पॉस्टुलेट है। पहला पॉस्टुलेट ये है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वह एटम्स मिलकर बना होता है, और हम जो है 1 किलोग्राम जो है उसमें हम मानेंगे एक एटम मानेंगे, n एटम मानेंगे, जहाँ पर n जो है क्या है उसका एवोगाड्रो नंबर है। और दूसरा पॉस्टुलेट इसका ये है कि प्रत्येक एटम जो है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ। और दूसरा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, प्रत्येक एटम की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वह फ्रीक्वेंसी जो है वह कांस्टेंट होती है। फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट है, लेकिन एनर्जी का मान जो है अलग अलग है। एनर्जी जो है वह डिफरेंट है, क्योंकि प्रत्येक का आयाम अलग अलग है। आयाम अलग अलग होने के कारण से एनर्जी का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और तीसरा जो है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है 3 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसका 3 होगा। और यहाँ पर जो है प्रत्येक एटम जो है वह एक दोलित्र का कार्य करेगा, और कुल ऊर्जा जो है वह प्रत्येक दोलित्र ऊर्जा के योग के बराबर होगा। चौथा जो है उसकी एनर्जी की वैल्यू है। और पांचवा, जो एनर्जी है इसका मान जो है वह 0 से लेकर के इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से डुलांग-पेटिट ने जो है क्लासिकल थ्योरी के आधार पर ये 5 अभिकल्पनाएं की हैं, पॉस्टुलेट है। इस 5 पॉस्टुलेट के आधार पर जो है वह जो है इसको एक्सप्लेन किया है। तो एनर्जी जो है E इज इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ अपन देते हैं। तो EX क्या है, E इज इक्वल टू px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर s स्क्वायर। सिमिलरली Y के लिए और सिमिलरली Z के लिए। इसमें जो फर्स्ट टर्म जो है ये जो है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए, और ये जो है उसके लिए कितना है, ये जो है P के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अपन निकालेंगे मीन एनर्जी ऑफ द एटॉमिक एक्सीलरेटर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हम उसका औसत ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो औसत मान का फॉर्मूला जो है उसमें अप्लाई करें तो EX जो है अपन पहले EX निकालेंगे, फिर EY निकालेंगे, फिर EZ निकालेंगे। तो EX इक्वल कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी EX a e टू पावर माइनस EX अपॉन KT dx dpx अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी a e टू पावर माइनस EX अपॉन KT dx dpx। ये जो है वह एवरेज निकालने का जो है जनरल फार्मूला है। इस फार्मूला के हिसाब से हम जो है वैल्यू को निकालेंगे, EX मान को। इसको सॉल्व करें। इसमें अब यदि हम जो है EX का मान रखें तो EX इक्वल होता है px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर x स्क्वायर ब्रैकेट में e टू पावर, इसको हम यहाँ मान रख देंगे अपॉन, फिर यहाँ पर भी हम जो है e का मान रख दें, ये वैल्यू मिल जाएगा अपने को। अब यहाँ पर जो है 2 वेरिएबल है, एक dx है, दूसरा dpx है, इसलिए यहाँ पर जो है डबल इंटीग्रेशन है। अब इसको हम जो अलग अलग करें तो पहला इंटीग्रेशन अपन dpx लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं अपन जो है dx लेते हैं। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या हम लेंगे, यहाँ से px स्क्वायर अपॉन 2m e टू पावर माइनस px स्क्वायर अपॉन 2m KT dpx, और ये यहाँ इतना, और ये मिलेगा अपने को e टू पावर माइनस m ओमेगा 0 स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन 2 KT dx अपॉन, ये दोनों को तोड़ दें अपन, यहाँ पर पहला टर्म है, दूसरा सेकंड टर्म है, प्लस यहाँ से प्लस लेंगे हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर s स्क्वायर, ये वाला टर्म है, और उसको सेकंड टर्म में ये मिलेगा यहाँ पर टर्म अपॉन, इस दोनों को फिर तोड़ दें तो यहाँ पर एक पहला टर्म dpx है और सेकंड टर्म जो है dx है। इसमें देखें तो इसमें जो है ये टर्म जो है ये कैंसिल भी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये टर्म जो है इसे कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा इतना अपॉन इतना प्लस इतना अपॉन इतना बचेगा। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो जो दो टर्म है, पहला टर्म मिलेगा अपने को dpx फॉर्म में मोमेंटम के लिए 0 टू इन्फिनिटी
2x स्क्वायर अपॉन 2m पर जितना अपॉन इतना, प्लस दूसरा टर्म जो है x dx के लिए है जिसमें इतना अपॉन इतना है। ये जो है दो टर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का इंटीग्रल उपयोग करेंगे, जो कहता है कि यदि 0 to infinity x स्क्वायर e to power माइनस अल्फा स्क्वायर dx है, इसका वैल्यू जो है 1/4 अल्फा रूट ओवर पाई अपॉन अल्फा होता है, और दूसरा 0 to infinity e to power माइनस अल्फा स्क्वायर dx है, उसका वैल्यू जो होता है 1/2 रूट ओवर पाई अपॉन अल्फा होता है। यदि इस दोनों को हम यहाँ अप्लाई करें तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो अल्फा का मान जो है, इस केस के लिए अल्फा जो होगा विच इज इक्वल टू 1/2m kT हो जाएगा, और इसके लिए देखें अल्फा, तो इसके लिए जो अल्फा जो होगा वो हो जाएगा m ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 kT। इसका मतलब ये जो है दिस इज द अल्फा, एंड इस केस में जो है दिस इज द अल्फा। अब अल्फा के मान को रख करके हम यहाँ पर जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है दोनों इंटीग्रेशन जो है मिल जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन में यदि हम अल्फा का मान रखें तो ex इज इक्वल 1/2m, यहाँ पर ये अपना अल्फा जो है 1/4 अल्फा रूट पाई अपॉन अल्फा 1/2 रूट पाई अपॉन अल्फा, यहाँ पर भी 1/2m ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू 1/4 ये अल्फा इंटू पाई अपॉन अल्फा, यहाँ पर पाई अपॉन अल्फा। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर जो है अपने जो मिलेगा केवल 1/2 kT मिलेगा। इसको सॉल्व करने पर अपने क्या मिलेगा 1/2 kT मिलेगा, अर्थात ex मान कितना जाएगा सिर्फ kT मिलेगा। सिमिलरली ey जो है सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें kT मिलेगा, और ez को करेंगे सॉल्व तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा kT मिलेगा। यदि हम जो है एनर्जी निकालें, एनर्जी जो है यहाँ पर टोटल एनर्जी E निकालें तो E इज इक्वल टू ex प्लस ey प्लस ez, यहाँ पर इसको इस प्रकार कर सकते हैं जैसे ex ey ez एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज ई जो है वह तीनों के सम बराबर होगा, इसलिए 3 kT हो जाएगा। यहाँ पर जो है एनर्जी जो है आपको क्या मिलेगा 3 kT मिलेगा। अब इसको सॉल्व करें आगे, तो एवरेज एनर्जी आप 1 किलोग्राम सॉलिड को देखें, जो कि मालूम है कि उसका हमको होता है एवोगाड्रो नंबर, तो U इज इक्वल टू n इंटू ई, तो यहाँ पर E का मान रखें एवरेज E का, तो E इक्वल 3 kT, तो U इज इक्वल टू n 3 kT, U इज इक्वल टू 3n kT, लेकिन n के इज इक्वल टू R होता है, यहाँ पर रखें U इज इक्वल टू 3RT हो जाता है। CV अपन निकालें, स्पेसिफिकेट निकालें, जो du upon dt, तो अपन इसको डिफरेंट करें, यहाँ मिलेगा CV इज इक्वल टू 3R। दिस CV इज इक्वल टू 3R जो है डुलॉन्ग पेटिट के नियम से हम देखते हैं कि किसी भी सॉलिड का, किसी भी पदार्थ का जो स्पेसिफिक हीट होता है वह जो है 3R होता है, जो कि कांस्टेंट है। ये जो है ताप पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर CV इज कांस्टेंट फॉर ऑल टेम्परेचर। लेकिन हमने जो ग्राफ देखा है उस ग्राफ में ये बताया गया है कि CV जो है केवल हायर टेम्परेचर पर या रूम कमरे के ताप सही ताप पर जो है वह कांस्टेंट होता है, उससे कम ताप जो होता है उस पर जो है CV का मान जो है वह डिक्रीज होता है एट डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये जो थ्योरी जो है डुलॉन्ग पेटिट थ्योरी जो है वह केवल हाई टेम्परेचर पे कमरे के ताप से अधिक ताप पर जो है CV के मान की वेरिएशन को बताता है, और कम ताप पर उसको एक्सप्लेन कर पाता है। तो कम ताप को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है सेकंड थ्योरी दिया है आइंस्टीन का थ्योरी। आइंस्टीन थ्योरी जो है क्वांटम थ्योरी पे बेस है, इसको हम जो है सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।